हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, बुक सेकंड वाली जो बुक है, उस सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 2 है एक दल के प्रभुत्व का दौर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट किया था राष्ट्र निर्माण में चुनौतियां। ठीक है, तो आज हम इस सेकंड अध्याय को देखेंगे, एक दल के प्रभुत्व का दौर, कि एक दल जो था वो कौन सा था और उसका जो प्रभुत्व था वो किन किन चुनाव में रहा। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2, एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक फोटो देख रहे हैं बच्चे, ये देखिए, ये एक फोटो है। ये फोटो कब की है? ये जो चुनाव हुए थे, प्रथम चुनाव हुए थे, उन चुनावों के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने थे हमारे, ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे। और उस चुनाव को जीतने के बाद उनके मंत्रिमंडल की ये फोटो है। जो भी उस मंत्रिमंडल के में जो भी मंत्री थे, ये उन सभी मंत्रियों की फोटो है। ठीक है, चाहे हम अब्दुल कलाम आजाद की बात करें, ये सरदार पटेल हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर हैं, ये राजकुमारी अमृत कौर है, तो ये सभी मंत्रिमंडल के जो है ये मेंबर्स हैं। ठीक है, तो मंत्री हैं ये। उस समय जो पहला मंत्रिमंडल इनका बना था, ये फोटो है जिसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं पॉइंट की यहाँ बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र स्थापित करने की बड़ी चुनौती थी। ये फर्स्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि लोकतंत्र स्थापित करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी भारत के सामने, क्योंकि भारत आजाद हो गया था और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अनेक नव स्वतंत्र देशों ने लोकतंत्र की बजाय एक दलीय शासन, सैन्य शासन या तानाशाही को अपनाया। भारत के साथ साथ जो और दूसरे देश आजाद हुए थे, उन्होंने एक दलीय व्यवस्था को अपनाया, उन्होंने सैन्य शासन को अपनाया और तानाशाही को अपनाया। ठीक है, आगे कहता है कि भारत के नेताओं ने लोकतांत्रिक मार्ग चुना क्योंकि स्वतंत्र संग्राम लोकतांत्रिक मूल्य पर आधारित था। बिल्कुल सही बात है, भारत के जो नेता थे उन्होंने लोकतांत्रिक मार्ग को चुना क्योंकि जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था वो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित था। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में जो हम भाग ले रहे थे उनमें लोकतांत्रिक विचारों पर जोर दिया गया था, इसीलिए भारत के नेताओं ने आजादी के बाद लोकतांत्रिक मार्ग को चुना। ठीक, नेताओं का मानना था कि विभिन्न सामाजिक समूहों के हितों और मतभेदों का समाधान लोकतांत्रिक राजनीति के माध्यम से संभव है। तो जो नेता थे उस समय के, उनका ये मानना था कि अगर किसी तरह का कोई भी टकराव सामाजिक स्तर पर होता है तो उसको केवल और केवल लोकतांत्रिक राजनीति के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ। ठीक है, ये वो डेट है जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ और भारत क्या बन गया? भारत एक गणतंत्र राज्य बन गया। ठीक है, या आप बोल सकते हैं गणतंत्र देश बन गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और है कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन जो है जनवरी 1950 में हुआ था। तो देखिए, अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करें या मैं बोलूं चुनाव आयोग, तो दोनों एक ही है। ठीक है, अगर हम बात करें चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, तो चुनाव आयोग बच्चों 25 जनवरी साल 1950 को बना था। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ था। इसीलिए हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे के रूप में मनाते हैं, या हम बोले राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाता दिवस के रूप में हम 25 जनवरी का दिन मनाते हैं। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इलेक्शन कमेटी की फोटो नजर आ रही है। इलेक्शन कमेटी जो है यहाँ ऊपर बैठी है, ये इलेक्शन कमेटी लिखा भी हुआ है, यहाँ पे सभी कमेटी के मेंबर्स बैठे हैं और ये देखिए सब लोग यहाँ पर उनके नीचे उनको खड़े होकर देख रहे हैं। तो इस तरीके से कार्टून के माध्यम से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, देखिए आगे कहता है, पहले आम चुनाव कराने की तैयारी
एक विशाल और कठिन कार्य था, क्योंकि पहले जो आम चुनाव हुए थे ये हुए थे साल 1951 में। ठीक, पहले चुनाव हमारे देश में प्रथम जो चुनाव हुए थे वो साल 1951 में हुए थे। तो इस चुनाव को कराने की जो जिम्मेदारी थी या चुनाव को कराने का जो काम था वो एक तो बहुत बड़ा था और बहुत कठिन था। ठीक, बाबा साहब अम्बेडकर का जो है वो एक विचार था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विचार था। क्या विचार था? कि राजनीति में नायक पूजा लोकतंत्र के लिए घातक है। ये अम्बेडकर साहब का मानना था कि राजनीति में अगर हम कोई नायक पूजा करते हैं, किसी नायक को पूजते हैं या उनको मानते हैं, तो वो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक सिद्ध होती है। ठीक, आगे हम प्रथम चुनाव की बात करें। देखिए प्रथम चुनाव में यहाँ पर डेट आपको दी गई है, आपसे पूछ सकता है कि प्रथम चुनाव कब हुआ, तो प्रथम चुनाव जो है साल 1951 और 52 में हुआ था। तो चुनाव कराने की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? भारत में 70 करोड़ जो थे वो मतदाता थे और केवल 15% लोग ही जो थे वो साक्षर थे, यानी पढ़े लिखे थे। लोकसभा की जो सीटें थी वो 489 सीट थी और 3200 जो विधानसभा की सीटों के लिए चुनाव कराए जाने थे। मतलब लोकसभा की जो उस समय सीटें थी वो 489 सीट्स जो थी वो लोकसभा की थी और विधानसभा में 3200 सीटें ऐसी थी जहां पर चुनाव कराए जाने थे। ठीक है, आगे कहता है चुनाव आयोग ने 3 लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया या उनको ट्रेनिंग दी चुनाव कराने के लिए। मतदाता सूची निर्माण में बड़ी कठिनाई आई, लगभग 40 लाख महिलाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाए, क्योंकि केवल फलाह की पत्नी और फलाह की बेटी के रूप में दर्ज किया गया था। तो 40 लाख ऐसी महिलाएं थी जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाया था। ये सबसे बड़ी जो है कठिनाई थी उस समय। अगर हम प्रथम चुनाव के महत्व की बात करते हैं बच्चों, तो प्रथम चुनाव जो है, देखिए इसमें लिखा है चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक हुए और चुनाव की जो प्रक्रिया थी ये 6 महीने चली। कुल मतदाताओं में से आधे से अधिक लोगों ने मतदान किया। चुनाव निष्पक्ष और सफल रहा। इस सफलता ने सिद्ध कर दिया कि गरीब और अशिक्षित समाज में भी लोकतंत्र सफल हो सकता है, क्योंकि जो प्रथम चुनाव था वो हमारा सफल हुआ, इसीलिए ये मान लिया गया कि चाहे समाज गरीब हो या अशिक्षित हो, वहां पर लोकतंत्र सफल हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम प्रारंभिक व्यवस्था की बात करते हैं। तो प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अलग अलग मत पेटी रखी जाती थी। मतदाता अपनी पसंद की मत पेटी में मत पत्र डालते थे। चुनाव चिन्ह का विशेष महत्व था क्योंकि अधिकांश मतदाता निरक्षर थे। चुनाव चिन्ह का एक विशेष महत्व हुआ करता था क्योंकि जितने भी ज्यादातर जो मतदाता थे वो सब क्या थे, वो सब जो थे निरक्षर थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। वो केवल चुनाव चिन्ह देखकर ही वो मत डाल दिया करते थे। लगभग 20 लाख स्टॉल की मत पेटियों का प्रयोग किया गया। बाद की व्यवस्था की अगर हम बात करें, बाद में मतपत्र पर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह छापा जाने लगा। मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने मोहर लगाता था। ठीक है, देखिए एक फोटो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ईवीएम, ये फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसमें महिला वोट डाल रही है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 1990 के दशक के अंत में ईवीएम का प्रयोग शुरू हो गया, इसका उपयोग शुरू हो गया। 2004 से पूरे देश में ईवीएम प्रयोग होने लगा। पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। देखिए अगर हम पहले 3 चुनाव की बात करते हैं तो ये जो परिणाम आप देख रहे हैं लोकसभा के, ये कांग्रेस के प्रभुत्व की बात कर रहा है। ठीक है, कि कांग्रेस का प्रभुत्व कितना था। देखिए अगर यहाँ पे 1952 की बात करें जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को 489 में से 364 सीटें मिली थी। दूसरे चुनाव में 371 सीटें कांग्रेस को मिली और तीसरे जो साल 1962 में हुआ था उस चुनाव में कांग्रेस को 361 सीटें मिली। कितने में से? 489 में से। और 371 सीटें भी 489 में से कांग्रेस को मिली। तो कांग्रेस का यहाँ इन 3 चुनावों में बड़ा दबदबा था। ठीक, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस को बाहरी सफलता मिलती है। ठीक है, तो ये देखिए आप नक्शा देख रहे हैं, ये वाला जो ब्लू है, ये जो यहाँ पर जो ब्लू भरा हुआ है, ये जम्मू कश्मीर में कौन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी। बाकी ये जो ऑरेंज कलर है, चाहे आप ये सब ऑरेंज आपको दिख रहा है, ये सभी कांग्रेस के वो क्षेत्र है जहाँ कांग्रेस जीती थी। और ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये कौन सा स्टेट है? ये केरला स्टेट है और यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है, सीपीआई की सरकार बनती है। तो केवल 2 राज्य जम्मू कश्मीर और केरला को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है और कांग्रेस का भारत में दबदबा रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता थे। कांग्रेस केंद्र और अधिकांश राज्यों में सत्ता में रही थी, है ना, कांग्रेस केंद्र में भी और दूसरे राज्यों में भी सत्ता में थी। 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, जो एक महत्वपूर्ण अपवाद था। अभी मैंने आपको बताया कि केरला में कम्युनिस्ट पार्टी की, यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार 1957 में केरला में बनती है। ठीक है, तो ये देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पर, ये पेपर की कटिंग है, केरल शासन द्वारा शीघ्र ही भूमि सुधार का वचन। ठीक है, तो ये देखिए इन कटिंग्स के माध्यम से देखिए यहाँ पर भी एक कटिंग इसी के साथ है, केरला में कम्युनिस्ट की जीत है ना, तो न्यूज़पेपर में भी इन चीजों को बताया गया था। देखिए आप फोटो देख रहे हैं। अब अगर हम बात करें कांग्रेस की सफलता की, कांग्रेस 1951 में, 57 में और 62 में जो चुनाव जीती, उसके पीछे क्या कारण थे? तो देखिए सबसे पहला कारण क्या था, स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत। आपको पता है कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी थी जो आजादी की लड़ाई में शामिल हुई थी। इसीलिए जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो कांग्रेस को रिस्पेक्ट मिली, वो रिस्पेक्ट उसकी एक विरासत साबित हुई, जो बाद तक कांग्रेस के साथ रही। तो कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन की एक प्रमुख पार्टी थी। जनता का कांग्रेस और उसके नेताओं पर गहरा विश्वास था। मजबूत संगठन, कांग्रेस का संगठन देश के गांव-गांव तक फैला हुआ था और अन्य दल अभी नए और कमजोर थे। बिल्कुल सही बात है, मजबूत संगठन था। समावेशी स्वरूप, कांग्रेस में विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म और विचारधाराओं के लोग शामिल थे। इसे सामाजिक और वैचारिक गठबंधन कहा गया। तो कांग्रेस का जो स्वरूप था वो कैसे था, वो समावेशी था, जो सभी को साथ लेके चलता था। चुनाव प्रणाली का लाभ, भारत में सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम लागू था। ठीक है, तो 1952 में कांग्रेस को लगभग 45% वोट मिले, लेकिन सीटों का लगभग 74% हिस्सा प्राप्त हुआ। ठीक, अगर हम बात करते हैं कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति की, तो भारत का अनुभव अन्य देशों से अलग था। कई देशों में एक दलीय प्रभुत्व तानाशाही और सैन्य शक्ति का कारण बना। भारत में कांग्रेस का प्रभुत्व लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से स्थापित हुआ, और चुनाव जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष था। विपक्षी दलों को चुनाव लड़ने और सरकार की आलोचना करने की पूरी स्वतंत्रता थी। ठीक है, तो कांग्रेस क्या है, एक सामाजिक और एक वैचारिक जो था वो गठबंधन था। लेकिन अगर हम सामाजिक गठबंधन की बात करते, कांग्रेस में कौन कौन शामिल था? उसमें कांग्रेस में किसान थे, मजदूर थे, उद्योगपति थे, व्यापारी थे, उच्च माध्यमिक और निम्न वर्ग थे, विभिन्न जाति और धार्मिक समूहों के लोग कांग्रेस के सामाजिक गठबंधन का हिस्सा थे। और अगर वैचारिक गठबंधन की बात करें, तो वैचारिक गठबंधन में कांग्रेस के विभिन्न विचारधाराएं मौजूद थी, जैसे दक्षिणपंथी, वामपंथी, समाजवादी, उदारवादी और परंपरावादी। ये सभी जो थे ये वैचारिक गठबंधन के लोग थे। ठीक है, आगे देखिए, कांग्रेस के ऊपर एक बयान है, एक कोटेशन है कि कांग्रेस एक छत्ता संगठन है, या कांग्रेस एक छत्ता संगठन की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं जो उस समय और दूसरी पार्टियां थी। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, एसपी यानी सोशलिस्ट पार्टी, है ना, कौन सी पार्टी? सोशलिस्ट पार्टी। तो सोशलिस्ट पार्टी के बारे में देखते हैं। ये देखिए सोशलिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह ये था, है ना। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए स्थापना कब होती है? 1934 में कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। 1948 में अलग होकर ही सोशलिस्ट पार्टी बन गए। 1934 में भारत कांग्रेस कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पार्टी के रूप में बनी, लेकिन 1948 में अलग हो गई। विचारधारा क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना, सामाजिक समानता, किसान और मजदूरों के हितों की रक्षा। आगे अगर हम नेताओं की बात करें, कौन कौन से नेता हैं इसमें, तो देखिए प्रमुख नेताओं में आचार्य नरेंद्र देव है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, स्वतंत्रता सेनानी, किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका वाले लोग, और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व जो करना जिन्होंने किया, वो सभी इसके प्रमुख नेता थे। और अगर हम अन्य नेताओं की बात करते हैं, तो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता और एसपी या एस.एम. जोशी इसमें थे। ठीक, आगे हम बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई। तो यहाँ पे देखिए इसकी स्थापना कब है, तो अगर हम बात करते हैं 1920 के दशक में साम्यवादी विचारधारा का प्रसार हुआ। 1935 में कांग्रेस के साथ मिलकर इसने कार्य किया। 1947 में कांग्रेस से अलग हो गई। ठीक, स्वतंत्रता के बाद की अगर हम बात करते हैं, तो प्रारंभ में सीपीआई ने 1947 से स्वतंत्रता को अपूर्ण स्वतंत्रता माना। तेलंगाना आंदोलन का भी समर्थन किया। 1951 के बाद हिंसक क्रांति को छोड़कर चुनावी राजनीति में भाग लिया। 1952 में कांग्रेस
के चुनाव में 16 सीटें जीतकर ये सबसे बड़े विपक्षी दल बनते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सीपीआई की। और प्रमुख नेता कौन थे? के एन गोपालन है, केरल के कम्युनिस्ट नेता, 1952 से सांसद रहे और जनता के बीच ये अत्यंत लोकप्रिय थे, ए के गोपालन। आगे अगर हम बात करें महत्वपूर्ण व्यक्तियों में, तो देखिए अगर महत्वपूर्ण व्यक्ति में हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले एक नाम आता है हमारा महत्वपूर्ण व्यक्ति में, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, 1888 से 1958। तो ये कौन थे? एक स्वतंत्र सेनानी थे, कांग्रेस के नेता थे, संविधान सभा के सदस्य थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। आपसे पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे ये शिक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर की बात करते हैं, 1889 से 1964 का इनका टाइम पीरियड था। ये स्वतंत्रता सेनानी थी, संविधान सभा की सदस्य थी, स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर बनी। और अगर हम बात करें आगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की, तो 1851 से 1956 इनका टाइम पीरियड है। ये संविधान के निर्माता थे, दलित अधिकारों के अग्रणीय नेता थे, स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री थे। 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। ठीक है, तो ये है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। आगे बात करते हैं रफी अहमद किदवई की, स्वतंत्र भारत के संचार मंत्री, खाद्य और कृषि मंत्री भी थे। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए एक नाम आप देख रहे हैं भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ यानी बीजेएस, और इसकी स्थापना होती है साल 1951 में। ठीक है, भारतीय जनसंघ बनता है साल 1951 में, परंतु 1980 में इस जनसंघ का नाम चेंज हो जाता है 1980 में, और नाम हो जाता है इसका बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों आप ये जो फोटो देख रहे हैं, ये फोटो है दीनदयाल उपाध्याय की। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय कौन है? ये जो जनसंघ बना था भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ, तो भारतीय जनसंघ के एक ये प्रमुख लीडर थे। ठीक है, तो इनके बारे में अगर हम देखें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कहता है कि इनका जो टाइम है वो 1916 से 1968 तक का है। 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य, भारतीय जनसंघ में पहले महासचिव और फिर अध्यक्ष जो हैं ये बनते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रेरणा जो थे, ये एक तरीके प्रेरणा स्रोत थे। ठीक, आगे अगर हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं तो देखिए भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में होती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष थे। जो भारतीय जनसंघ होता है, इसकी वैचारिक जड़ें जो हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और हिंदू महासभा से जुड़ी हुई थी। जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र की अवधारणा पर बल दिया। ठीक, आगे कहता है यह भारतीय संस्कृति परंपराओं के आधार पर आधुनिक और शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण का पक्षधर था। पार्टी ने अखंड भारत की अवधारणा का समर्थन किया। हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में जनसंघ ने अग्रणी भूमिका निभाई। ठीक, आगे कहते हैं धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को विशेष रियायतें देने का विरोध किया। 1964 में चीन के परमाणु परीक्षण के बाद जनसंघ ने भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम की भी वकालत की। ठीक, चलिए अब अगर हम चुनावी प्रदर्शन की बात करते हैं तो देखिए 1952 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें 3 सीटें जनसंघ को मिलती है। 1957 का लोकसभा जो चुनाव हुआ था उनमें 4 सीटें मिलती है। तो समर्थन जनसंघ को मुख्य रूप से निम्न क्षेत्रों में समर्थन मिला, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्र में इसको थोड़ा बहुत समर्थन मिला। अगर हम जनसंघ के नेताओं की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए नेता जो इसके प्रमुख थे वो कौन थे? एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? हिंदू महासभा के प्रमुख नेता थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, स्वतंत्र भारत की पहली नेहरू मंत्री परिषद में मंत्री भी रहे थे। पाकिस्तान नीति से मतभेद के कारण 1950 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। संविधान सभा और लोकसभा के सदस्य रहे। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिए जाने का इन्होंने विरोध किया। ठीक, आगे कहता है कश्मीर आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए और 1953 में इनके हिरासत में मृत्यु हो गई। ठीक,
चलिए अब आगे हम बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। ये दीनदयाल उपाध्याय वही जिनकी अभी मैंने आपको फोटो दिखाकर आपको बताया था। तो अगर इनकी हम बात करते हैं तो 1942 में आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे, पहले महासचिव और बाद में अध्यक्ष बने, एकात्म मानववाद के प्रमुख प्रवर्तक थे और विपक्षी पार्टियों का इन्होंने उद्भव होता है। ठीक, अगर हम मुख्य बिंदु की बात करते हैं तो देखिए स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक दशकों में कांग्रेस का राजनीतिक प्रभुत्व था। इसके बावजूद कांग्रेस में अनेक सक्रिय विपक्षी दल मौजूद थे। अधिकांश विपक्षी दलों की स्थापना 1952 के आम चुनाव से पहले हो चुकी थी। आज ही कई गैर कांग्रेस पार्टियों की जड़ें 1950 के दशक में विपक्षी आंदोलन में मिलती है। संसद और विधानसभाओं में इन दलों का प्रतिनिधित्व सीमित था, फिर भी लोकतंत्र को मजबूत करने में इनकी भूमिकाएं महत्वपूर्ण रही हैं। ठीक, आगे कांग्रेस प्रणाली या कांग्रेस सिस्टम की बात करते हैं तो कांग्रेस वैज्ञानिकों ने 1950 और 60 के दशक में भारतीय राजनीति को कांग्रेस प्रणाली कहा, क्योंकि कांग्रेस देश की एक प्रमुख पार्टी थी। ठीक है, पार्टी के भीतर अनेक विचारधाराएं और गुट मौजूद थे। कांग्रेस के अंदर विभिन्न हितों और समूहों का प्रतिनिधि होता था। कई बार कांग्रेस स्वयं सत्ता पक्ष और प्रभावी विपक्षी दोनों में भूमिका निभाती थी। विपक्षी दल सरकार की नीतियों की आलोचना कर लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखते थे। ठीक है, विपक्षी दलों का योगदान था, ये आप फोटो देख रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से टग ऑफ वॉर चल रहा है। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं महत्वपूर्ण योगदान की। इसकी सरकार की जो नीतियों की रचनात्मक आलोचना की करते थे विपक्षी दल, लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा करते थे, सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखना जो विपक्षी दल था, ये सत्ता पर जो है वो अपना कंट्रोल करते थे। वैकल्पिक राजनीति जो है नेतृत्व इन्होंने तैयार किया और लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवित रखा, एक दलीय प्रभुत्व और लोकतंत्र का विरोधी बनने से रोका। ठीक है, आगे अगर हम कांग्रेस और विपक्षी के संबंधों की बात करते हैं तो देखिए प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस और विपक्षी नेताओं के बीच सम्मान का वातावरण था। स्वतंत्रता के बाद अंतिम सरकार में डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं ने विपक्षी नेता जो है इसमें शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी नेताओं के प्रति सम्मान रखते थे और चुनाव के साथ चुनावी प्रतिस्पर्धा बढ़ने से राजनीतिक संबंधों में कटुता बढ़ी। ठीक, तो यहाँ पर कांग्रेस और विपक्षी संबंध के बारे में हमने बात की। देखिए अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इनको डिस्कस कर लेते हैं, एक तरीके से आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए जिससे पहले भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में होती है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। जनसंघ की विचारधारा का प्रमुख नारा क्या है? एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र। एकात्म मानववाद के प्रवर्तक कौन थे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जनसंघ को किन क्षेत्रों में अधिक समर्थन मिला? राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में इनको अधिक समर्थन मिला। भारतीय राजनीति के प्रारंभिक काल को कांग्रेस काल क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय कांग्रेस राजनीतिक प्रभुत्व था कांग्रेस का और देश की प्रमुख पार्टी थी। लोकतंत्र में विपक्षी दलों की क्या भूमिका थी? सरकार की आलोचना करना, सत्ता का नियंत्रण और वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करना। ठीक, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है 1950 में। कब? 25 जनवरी 1950 को। पहले आम चुनाव 1951-52 में होते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 489 सीट्स में से 364 सीटें कांग्रेस को पहले लोकसभा चुनाव में मिलती है। उसमें कुल मतदाता 17 करोड़ थे और साक्षर मतदाता जो थे 15% थे। सबसे बड़ा विपक्षी दल 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी था। 1957 में गैर कांग्रेस सरकार केरल में स्थापित होते। चुनाव प्रणाली सर्वाधिक वोट पाने वाली जो है वो जीत है। ठीक है, और ईवीएम 2004 से पूरे देश में लागू हो गई थी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न है, तो इन प्रश्नों के द्वारा आप जो चैप्टर आपने पढ़ा है इस चैप्टर में से ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनका उत्तर आप खुद लिख के देखिएगा। ठीक है, और अगर कोई समस्या आती तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इनका सॉल्यूशन भी करा दूंगा। तो भारत में लोकतंत्र स्थापित करना क्यों चुनौतीपूर्ण क्यों था? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम आम चुनाव की प्रमुख कठिनाइयां क्या थी? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनके उत्तर आपको खुद से लिखने हैं। कांग्रेस की सफलता के कारण क्या थे? कांग्रेस की सफलता मजबूत संगठन था। ठीक है, और इसमें इसके नेता काफी जो थे दूरदर्शनिक नेता थे, जो बहुत समझदार थे। तो ऐसे बहुत सी सफलता के कारण थे जो मैंने इस चैप्टर में आपके सामने डिस्कस किए हैं, वो आप उनको पढ़ के अपना उत्तर लिख सकते हैं। कांग्रेस को सामाजिक और वैचारिक गठबंधन क्यों कहा जाता है? ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी और सीपीआई की विचारधारा में क्या अंतर है? और प्रथम आम चुनाव में भारतीय लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? ये सभी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनका प्रश्नों का उत्तर आपको वीडियो को देखकर फिर इसका उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, तो वीडियो को पहले पूरा देखना है ताकि आपको पता लग जाए कि इस प्रश्न का उत्तर कहां पर है और उसको आपको खुद से लिखने की तैयारी
करनी है। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ ही चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो अब लाइक जरूर कीजिए, और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे साथियों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। अपना ध्यान रखिएगा, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।